दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि रेडियो एक्टिविटी इंसान के लिए बहुत हार्मफुल होती है और ये किसी भी इंसान के ऑर्गन्स को सीरियसली डैमेज भी कर सकती है। इसलिए जिन जगहों पर इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया जाता है वहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत खास ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ आसपास के एरिया में लोगों के आने जाने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट 1986 में सोवियत के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर में भीषण एक्सप्लोसिव के दौरान हुआ था, जिसके बाद रेडियो एक्टिविटी की वजह से पावर प्लांट के आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया को डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया गया और आज तक उस एरिया को डेंजर जोन में शुमार किया जाता है। दोस्तों, आखिर रेडियो एक्टिविटी को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? ये ह्यूमंस को किस तरह हार्म कर सकती है और इसका ह्यूमन बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आइए समझते हैं रेडियो एक्टिविटी और उसके इम्पैक्ट को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिसाशी आउची की वजह से ही दुनिया को पता चल सका कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी इंसानों पर किस तरह से कहर ढा सकती है। हिसाशी आउची को आज भी मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन ऑन अर्थ कहा जाता है। दरअसल हिसाशी आउची जापान की जेसीओ नाम की न्यूक्लियर पावर फैक्ट्री में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था। ये कंपनी न्यूक्लियर फ्यूल बनाती थी जो आगे दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो न्यूक्लियर फ्यूल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सके। दोस्तों, साल 1999 में जेसीओ कंपनी एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी जिसकी डेडलाइन थी 28 सितंबर, पर 30 सितंबर बीतने के बाद और भी 2 दिन डिले होने पर भी काम खत्म नहीं हुआ था। इस वजह से वहां काम कर रहे एम्प्लॉइज पर काम को जल्दी पूरा करने को लेकर बहुत प्रेशर था। जेसीओ कंपनी में फाइनल न्यूक्लियर फ्यूल को बनाने के कुछ प्रोसेस थे जिसमें मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम को एक पंप में डाला जाता था, जिसके बाद यूरेनियम को नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करके इस मिक्सचर को एक टैंक में डाला जाता जहां पर ये फाइनल फ्यूल बनकर तैयार होता था। दोस्तों, जेसीओ कंपनी को ये फ्यूल बनाने के लिए एक वक्त में सिर्फ 5% यूरेनियम इस्तेमाल करने की लिमिटेशंस थी, लेकिन जब काम 2 दिन डिले हो चुका था तो हिसाशी आउची और उसके 2 साथी योकोकावा और मिताशी शिनोहारा ने मिलकर प्रोडक्टिविटी हाई करने का फैसला किया और जो यूरेनियम का मिक्सचर पंप के थ्रू टैंक में जाता था उसे डायरेक्ट स्टील की बाल्टी से टैंक में डालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने यूरेनियम की मात्रा को 5% से बढ़ाकर 18% तक कर दिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ इस तरह की खिलवाड़ करना कितना भयानक हो सकता है। तकरीबन जब 35 पाउंड्स तक की अमाउंट का यूरेनियम मिक्सचर टैंक में डाला जा चुका था, तभी टैंक के ऊपर चढ़े हिसाशी को एक तेज ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है। ऊपर आते धुएं के साथ ये ब्लू कलर की रोशनी कुछ और नहीं बल्कि खतरनाक रेडिएशंस थी। टैंक में चढ़े हिसाशी और उसके 2 साथियों को इससे पहले कि कुछ समझ में आता, उससे पहले ही रेडिएशन पूरे कमरे के साथ साथ फैक्ट्री में भी फैल चुकी थी। टैंक के सबसे नजदीक खड़े हिसाशी को 17,000 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशंस झेलना पड़ा। वहीं मिताशी ने 10,000 मिलीसीवर्ट्स और योकोकावा ने 3,000 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन झेला। दोस्तों, एक औसत आदमी पूरे साल में 2,000 मिलीसीवर्ट्स तक का रेडिएशन बर्दाश्त कर सकता है, जबकि इन तीनों ने सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर उससे कई गुना ज्यादा रेडिएशन अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था। रेडिएशन की वजह से हिसाशी को वोमिटिंग और बॉडी में हीट महसूस होने लगी, जिस कारण उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी स्किन रेड हो रही थी और बॉडी में थोड़ी स्वेलिंग भी थी। डॉक्टर्स को लगा ये नॉर्मल है और कुछ वक्त में हिसाशी ठीक हो जाएगा, पर अगले दिन जब डॉक्टर्स उसे चेक करने गए तो उसके बॉडी में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि जिसे देखकर डॉक्टर्स भी डर गए, क्योंकि इतना रेडिएशन किसी भी इंसान को तुरंत मार सकती है। दोस्तों, हिसाशी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। वो मौत से लड़ रहा था। उसके बाल थोड़े थोड़े झड़ने लगे थे। जब डॉक्टर्स ने ये सब नोटिस किया तो उसे तुरंत लोकल हॉस्पिटल से रेफर करके यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल में भेज दिया गया। दोस्तों, जब हिसाशी को यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल में लाया गया तो उसके ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे। व्हाइट ब्लड सेल्स तेजी से नीचे जा रही थी, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका था और वो बिल्कुल अधमरी हालत में था। दोस्तों, हमारी बॉडी में मौजूद डीएनए की वजह से हर रोज नए सेल्स फॉर्म होते हैं और पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं।
डीएनए ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे नए सेल्स बनते हैं, पर खतरनाक रेडिएशन की वजह से हिसाशी के बॉडी का डीएनए पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और उसकी बॉडी में नए सेल्स बनना बंद हो गए थे। जैसे जैसे उसके बॉडी के पुराने बचे सेल्स खत्म हो रहे थे, वैसे वैसे हिसाशी के बॉडी में नर्क से भी बदतर दर्द हो रही थी। डॉक्टर्स हिसाशी को ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उसकी बॉडी में सेल्स को स्टेबल रखने के लिए डॉक्टर्स ने सेल ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया। ये हिस्ट्री का पहला सेल ट्रांसप्लांट केस था, जहां हिसाशी की बहन के सेल्स हिसाशी की बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे, पर ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। दोस्तों, दिन पर दिन हिसाशी की बॉडी से स्किन्स की लेयर भी खत्म हो रही थी। उसका मांस दिखने लगा था और जब भी उसकी बॉडी पर लगी पट्टी को निकाला जाता, तब पट्टी और टेप के साथ साथ उसकी स्किन्स और मसल्स भी चिपक कर बाहर निकल आती। हिसाशी की बॉडी मेडिसिन और फ्लूइड को स्टोर करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन लगाते तो वो भी हिसाशी की बॉडी होल्स और स्किन से बाहर निकल आता। हालत इतनी खराब थी कि हिसाशी की बॉडी से एक दिन में 1 लीटर डायरिया, ब्लड और फ्लूइड बाहर आने लगे थे। पर मामला बद से बदतर तब हुआ जब कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी 1 की जगह 10 लीटर खून, डायरिया और फ्लूइड बाहर निकालने लगी। दोस्तों, डॉक्टर्स भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो हिसाशी की बॉडी में उतना ही फ्लूइड डालने की कोशिश करते जितना उसकी बॉडी बाहर फेंक देती, पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। दोस्तों, हिसाशी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसकी आंखों तक से खून आने लगा था। इसी दौरान एक दिन हिसाशी की सांसें रुक गई और उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। सभी को लगा ये हिसाशी का आखिरी दिन है, पर उसके फैमिली के रिक्वेस्ट करने से डॉक्टर ने उसे दोबारा जिंदा करने के लिए करंट देना शुरू कर दिया और हिसाशी की हार्ट बीट फिर से चलने लगी। ये सेम प्रोसेस 3 बार रिपीट होता रहा। मतलब हिसाशी को 83 दिनों के अंदर 3 बार हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा था। फिर 21 दिसंबर को रात 11:21 में हिसाशी आउची की सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए। उसके हार्ट, लंग्स, किडनी सब जवाब दे चुके थे और आखिर में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण उसकी डेथ हो गई। हिसाशी के साथी शिनोहारा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अप्रैल 2000 में शिनोहारा भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण मौत का शिकार हो गया। ऐसा नहीं था कि इस न्यूक्लियर रेडिएशन से सिर्फ 2 लोगों की जान गई, बल्कि कुल 667 लोगों पर भी इस रेडिएशन एक्सपोजर का प्रभाव पड़ा। JCO फैक्ट्री में घटी इस घटना के बाद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने 10 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोगों का चेकअप किया। साथ ही वाटर और क्रॉप सैंपल भी इकट्ठा किए गए ताकि उनमें पड़े रेडिएशन के प्रभाव की जांच की जा सके। खुशकिस्मती से सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए, मतलब कोई भी चीज रेडिएशन की चपेट में नहीं आई थी। इसके बावजूद भी सरकार ने आसपास के लोगों को 15 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में डाल दिया ताकि कोई भी इस रेडिएशन का शिकार न हो सके। दोस्तों, इस घटना ने जापान सरकार पर एयर न्यूक्लियर से जुड़े प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जुड़ी सिक्योरिटी, कॉशन और इमरजेंसी प्लान्स पर बहुत सारे सवाल खड़े किए, जिसके बाद जापान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट देकर ये दावा किया कि वो सभी न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखेंगे और इलीगल इंडस्ट्रीज को जल्द से जल्द बंद करवा देंगे। तो देखा दोस्तों, एक खतरनाक रेडिएशन किस तरह का कहर ढा सकती है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।